कि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी सेकेंड ईयर 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज भाग 26वां सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या लाभ है। ऑप्शन ए दिया है भरोसेमंद, ऑप्शन डी बी दिया है कम प्रारंभिक लागत, ऑप्शन सी दिया है दक्षता अधिक है, डी ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, पवन हवा से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि इसमें प्रदूषण नगण्य है। प्रदूषण मतलब किसी प्रकार का गैस नहीं उत्पन्न होता है। जिस जिस तरह थर्मल पावर प्लांट में कोयला को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जहाँ कोयला इकट्ठा रहता है वहाँ मीथेन गैस निकलती है, जो क्या करती है इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को और अधिक गर्म कर देती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑप्शन डी सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो पर्यावरण में गाड़ी मोटर जो चलाते हैं, डीजल जलाने से उसमें जो गैसें उत्पन्न होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैस इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर और अधिक गर्म कर देती हैं। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और अगर हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 471 का ऑप्शन डी ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ये दिया है अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से, बी पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करके, सी दिया है अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, डी दिया है पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। अब हम क्वेश्चन क्या कर रहा था, पानी में जो स्थितिज ऊर्जा होती है को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे हम परिवर्तित करते हैं। तो हम जानते हैं कि पानी जितना ऊंचाई से और प्रेशर से गिराएंगे उतना ही अधिक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पानी क्या करता है, डैम में इकट्ठा रहता है, वहां से हम पेन स्टॉक के द्वारा टरबाइन तक लाते हैं, जिससे पानी का वेग बढ़ जाता है। पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक एक नाली के प्रकार, नाली जैसे होता है, नाली की तरह होता है। वो सीमेंट कंक्रीट या तो स्टील का बना हुआ होता है, ठीक। इसी के थ्रू हम पानी को डैम से टरबाइन तक लाते हैं, ठीक। तो इसके बाद इसमें क्या कह रहा था कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर, ऊंचाई से पेनस्टॉक के माध्यम से बनाकर उसकी स्थितिज ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब हम जानते हैं सर्ज टैंक क्या होता है। इसमें देखिए बोला है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है, पेनस्टॉक से पहले हम सर्ज टैंक लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम सप्लाई नॉर्मल लोड पे चलाते रहते हैं तो पानी की मात्रा अधिक, जैसे मान लीजिए ओवरलोड पे चल रहा है, सप्लाई पैदा हो रही है, एक बैग में सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, हमने सप्लाई कम कर दिया उपयोग करना, ठीक। तो क्या होगा, हमें पानी की मात्रा कम चाहिए, गवर्नर के थ्रू हम बंद कर देते हैं। जो कि अगर सर्ज टैंक पेन स्टॉक से पहले लगाते हैं, अगर सर्ज टैंक नहीं लगाएंगे तो पेन स्टॉक में एका बैग गेट को क्लोज होने से पेन स्टॉक फट सकता है, ठीक। उसी को सुरक्षा के लिए हम लोग सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। सर्ज टैंक एक टंकी नुमा होता है जो पेन स्टॉक से पहले और डैम के बाद लगता है। वो खुला रहता है, जब पानी का प्रेशर बढ़ता है तो उसमें टंकी में पानी और ऊपर बढ़ जाता है, और अगर हमें लोड की आवश्यकता होगी, लोड बढ़ाएंगे तो पानी हमें सर्ज टैंक से पेन स्टॉक से होते हुए टरबाइन तक आएगी, जो टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन जब घूमेगी तो अल्टरनेटर से कपल रहती है, तो अल्टरनेटर भी घूमेगा। और हम जानते हैं कि अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जब हमारा अल्टरनेटर रोटेट करता है तो बिजली पैदा होती है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन 472 का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 473। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? ए रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाता है, बी स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है, डी विखंडन प्रक्रिया को कम करता है, डी क्या भयंकर गर्मी पैदा होती है। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का क्या प्रभाव होता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ नाभिकीय विखंडन होता है वहाँ रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो है जहाँ पब्लिक सेक्टर से दूर स्थापित किया जाता है, समुद्र के किनारे, और जब उसमें जो अपशिष्ट बचता है उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, जो जिससे मनुष्य को नुकसान न पहुंचे, स्वास्थ्य पे खतरा पैदा न हो। ठीक, तो सबसे परमाणु, अब क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होगा? स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। ठीक, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 473 का। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 474। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या प्रभाव होगा? ए आउटपुट बढ़ता है, बी आउटपुट घटता है, सी आउटपुट वही रहता है, सेल में कोई आउटपुट नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन कर रहा था यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि सौर सेल पर अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो आउटपुट बढ़ेगा, और यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो आउटपुट घटता है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी आउटपुट घटता है। जब तीव्रता कम रहेगी प्रकाश की तो आउटपुट घटेगा। सौर सेल में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इसको प्रकाश कर लीजिएगा, मिस टाइप हो गया है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? अभी हमने बताया था आपको कि जब प्रकाश की तीव्रता अधिक रहेगी तो सौर सेल का आउटपुट अधिक होगा। अब आते हैं ऑप्शन पे। ए दिया है सौर सेल के आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गलत है। आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी 475 का ऑप्शन बी सही होगा। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वितरण प्रणाली में वितरकों, इसको सही कर लीजिएगा, वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? ऑप्शन ए फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं, वितरक, सर्विस लाइन, सर्विसमैन। ठीक, अब हम जान लेते हैं क्या होता है। पहले सब स्टेशन, ये हमारा सब स्टेशन होता है। यहाँ से एक लाइन जाती है, ये एक लाइन गई, ये देखिए एक लाइन। ठीक, ये हमारा सब स्टेशन है। सब स्टेशन जो कि 11 kV, या ये 3 तार आता है, 3 फेज, 3, इसमें न्यूट्रल नहीं रहता, केवल फेज पे 3 फेज आएगा 11 kV के, 11 kV लाइन, इसको बोलते हैं हम फीडर। फीडर, इसको फीडर बोलते हैं। इसमें हमारा करंट का मान समान रहता है, फीडर लाइन। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है। डिस्ट्रीब्यूटर लाइन कितने की होती है? 415/240, 240 इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लाइन, 240 वोल्ट। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है और करंट का मान भिन्न भिन्न रहता है। क्यों करंट का मान भिन्न भिन्न रहता है? क्योंकि इसमें 3 फेज एक न्यूट्रल होता है। इसमें कोई कंज्यूमर सिंगल फेज का है तो यहाँ से ले लेगा फेज और न्यूट्रल के बीच, कोई कंज्यूमर इस फेज में से ले लेगा और न्यूट्रल से, तो करंट का मान भिन्न भिन्न रहता है, वोल्टेज का मान समान हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। अब हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लाइन किसको बोलते हैं? जो गांव में खंभा लगा होता है 415/240 का, उसके आगे जो 4 तार आती है, 3 तार फेज तार होती है RYB और एक न्यूट्रल रहता है। ठीक, यहाँ से हम जो कनेक्शन लेते हैं कंज्यूमर को घर में सप्लाई देने के लिए, ठीक, इसको बोलते हैं सर्विस मेन सप्लाई। ठीक, सर्विस मेन्स। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से हम कनेक्ट करके अपने घर पे सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन
फीडर लाइन से हम कोई सप्लाई नहीं लेते, इसमें टैपिंग नहीं की जाती फीडर लाइन में, और डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में टैपिंग की जा सकती है और की जाती है। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी वितरण लाइन जोड़ती है। तो वितरण सब स्टेशन, देखिए ये हमारा सब स्टेशन लाइन हो गया, ये वितरक लाइन हो गया, और सब स्टेशन और वितरक के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, फीडर, फीडर लाइन। इसमें क्या होता है, करंट का मान सभी जगह समान होता है, इसमें 3 फेज केवल होता है, न्यूट्रल नहीं होता। ठीक, इसको फीडर लाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फीडर लाइन। सब स्टेशन और वितरक के बीच में जो लाइन जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, फीडर लाइन। 476 का ए फीडर सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई के नियमों नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। ए अनंत, बी 1 मेगा ओम से अधिक, सी 2 से अधिक मेगा ओम, डी 3 मेगा ओम से अधिक। क्वेश्चन कर रहा था आई रूल के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालक के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध पूछ रहा है, कितना होना चाहिए मध्यम वोल्टेज घरेलू के लिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं इंसुलेशन रजिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से, मेगर से। किससे, मेगर से इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विविधता कारक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर, क्या है इसका फार्मूला पूछा है। ए दिया है मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेड लोड, इसको लोड कर लीजिएगा, ठीक मिस्टेक हो गया है। और बी दिया है इंस्टॉलेड लोड बटे मिनिमम एक्चुअल लोड, सी दिया है मिनिमम एक्चुअल लोड बटे एक्चुअल लोड, डी दिया है एक्चुअल लोड बटे मिनिमम एक्चुअल लोड। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या फार्मूला है, ऑप्शन नंबर ए मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेड लोड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंस्टॉलेड लोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फार्मूला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी डिस्ट्रीब्यूटर लाइन में वोल्टेज का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए 415 बटे 240, ऑप्शन बी 240 बटे 110 वोल्ट, ऑप्शन सी 415 बटे 110, डी 11 के बी बटे 415। तभी हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर लगा होता है जहाँ से कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से सर्विसमैन के द्वारा सप्लाई लेता है घरेलू उपभोक्ता, उसका क्या होगा, उसमें क्या लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना होता है 415, और फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 240। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात 415 वोल्ट ऑब्लिक 240 होगा। 479 का ऑप्शन ए 415 ऑब्लिक 240 वोल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 480, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, OH लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ए पिन टाइप इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्ट्रेन इंसुलेटर, डी साइकिल इंसुलेटर। OH का मतलब ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम पूछ रहा है, जो चित्र में बना हुआ है इसका नाम पूछ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर, क्या बोलते हैं, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल ऑप्शन नंबर डी, 480 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। अब देखते हैं पिन इंसुलेटर क्या होता है। पिन इंसुलेटर स्ट्रेट लाइन में उपयोग किया जाता है, इसका 11 केवी तक वोल्टेज आता है पिन इंसुलेटर, और मैक्सिमम 33 केवी तक इसको उपयोग किया जाता है पिन इंसुलेटर। यह सिंगल सेट, डबल सेट, ट्रिपल सेट प्रकार का होता है। सिंगल सेट जनरली लो एंड मीडियम के लिए सिंगल सेट इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, और 3 केवी मतलब 3000 वोल्ट से ऊपर के लिए हम लोग डबल और ट्रिपल सेट का इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, पिन इंसुलेटर। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है। यह हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर लाइन मुड़ती है
या जहाँ पर लाइन खत्म होती है वहाँ पर स्टेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पोस्ट इंसुलेटर क्या होता है। पोस्ट इंसुलेटर सब जनरली सब स्टेशनों में उपयोग किया जाता है। यहाँ काफ़ी मजबूत होता है। यहाँ इसके ऊपर बस बार लगाया जाता है, इसलिए यहाँ इसका उपयोग सब स्टेशनों में किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ओवर हेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम जो कि चित्र में दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, साइकिल इंसुलेटर। इसका उपयोग कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जहाँ पर घुमाव हो वहाँ पर साइकिल इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 480 का ऑप्शन डी सही होगा। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।